जब हम सिल्क रोड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मसाले, इत्र, मखमली कपड़े और ऊंटों का एक शांत कारवां। लेकिन इतिहास हमसे झूठ बोलता है। सिल्क रोड का निर्माण व्यापारियों, मर्चेंट्स ने नहीं किया था। इसका निर्माण जनरलों ने किया था। इसकी नींव रेशम के धागों से नहीं बल्कि सैनिकों के खून से रखी गई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट, एक मजबूरी से पैदा हुआ था। एक सम्राट की जिद और एक जानवर की तलाश। एक ऐसा जानवर जो पसीने की जगह खून बहाता था। आज हम उस सफर की शुरुआत करेंगे जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। स्वागत है द सिल्क रोड पर। 138 बीसी, हान साम्राज्य का डर। चीन 138 बीसी, हान राजवंश, हान डायनेस्टी अपने स्वर्ण युग में था। सम्राट वू गद्दी पर बैठा था। चीन अमीर था, उसके पास रेशम था, अनाज था, लेकिन चीन के पास एक चीज नहीं थी, सुरक्षा। उत्तर नॉर्थ के ठंडे मैदानों से एक भयानक दुश्मन आता था, हूण द शोंगनू। ये घुमंतु लुटेरे थे। वे हवा की तरह आते, चीन के गांवों को लूटते और इससे पहले कि चीनी सेना संभल पाती, वे गायब हो जाते। सम्राट वो परेशान था। चीनी सेना के पास भारी रथ, चैरियट्स और छोटे टट्टू पॉनीज थे। हूणों के पास तेज रफ्तार घोड़े थे। सम्राट को समझ आ गया था, अगर हूणों को हराना है तो हमें उनसे तेज दौड़ना होगा। लेकिन ऐसे घोड़े कहां मिलेंगे? दरबार में अफवाह थी कि पश्चिम में, पहाड़ों के पार, ऐसे लोग रहते हैं जो हूणों से नफरत करते हैं। सम्राट को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अनजान दुनिया में जा सके। एक ऐसा सफर जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। एक युवा शाही गार्ड आगे आया। जांग कियान सम्राट ने उसे एक खास मिशन दिया। पश्चिम जाओ, हूणों के दुश्मनों यूएजी ट्राइब को ढूंढो, उनके साथ गठबंधन, अलायंस बनाओ। जांग कियान 100 सैनिकों के साथ राजधानी चंगान से निकला। उसे नहीं पता था कि वह इतिहास लिखने जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने चीन की सुरक्षित दीवार, ग्रेट वॉल, पार की, हूणों ने उसे पकड़ लिया। 13 साल की कैद और वफादारी। झांग कियान का मिशन शुरू होते ही खत्म हो गया। उसे हूणों के राजा के सामने पेश किया गया। उसे गुलाम बना लिया गया। साल बीतते गए, 1 साल, 5 साल, 10 साल। हूणों ने उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश की। उसकी शादी एक हूण महिला से करवा दी गई। उसके बच्चे भी हो गए। हूणों को लगा कि झांग कियान अब अपना घर और मिशन भूल चुका है, लेकिन वे गलत थे। झांग कियान ने अपनी राजकीय छड़ी, इंपीरियल यैकटेल स्टैफ, जो सम्राट ने उसे दी थी, छिपाकर रखी थी। 10 साल बाद एक दिन हूण गार्ड्स लापरवाह थे। झांग कियान अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ भाग निकला, लेकिन वह वापस चीन नहीं भागा। वह पश्चिम, वेस्ट की ओर भागा, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। यही वह जिद थी जिसने सिल्क रोड को जन्म दिया। द डिस्कवरी, फरगाना के स्वर्गीय घोड़े, तकलामकान, रेगिस्तान और पामीर के पहाड़ों, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड को पार करते हुए झांग कियान एक नई दुनिया में पहुंचा। दायुआन, आज का उज्बेकिस्तान, फरगाना घाटी। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घोड़े, लेकिन ये चीनी टट्टू नहीं थे। ये विशाल, मस्कुलर और बेहद तेज थे। स्थानीय लोग उन्हें स्वर्गीय घोड़े कहते थे। और सबसे अजीब बात, जब ये घोड़े सरपट दौड़ते थे तो उनकी गर्दन से लाल रंग का तरल निकलता था, जैसे वे खून का पसीना बहा रहे हों। आज हम जानते हैं कि एक परजीवी, पैरासाइट की वजह से होता था, लेकिन उस समय यह दैवीय लगा। झांग कियान समझ गया, यही वो हथियार है। अगर सम्राट को ये घोड़े मिल जाएं, तो हम हूणों को कुचल देंगे। वापसी और रिपोर्ट। दुनिया खुल गई। झांग कियान ने और भी बहुत कुछ देखा। उसने ऐसे बाजार देखे जहां ग्रीक मूर्तियां थीं, भारत का कपड़ा था और फारस की चांदी थी। उसे पता चला कि चीन अकेला नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। 126 बीसी, 13 साल बाद, एक बूढ़ा, थका हुआ आदमी
चीन के दरबार में लड़खड़ाते हुए दाखिल हुआ। 100 लोग गए थे, सिर्फ 2 लोग वापस आए। झांग कियान ने सम्राट वू के चरणों में वह टूटी हुई राजकीय छड़ी रखी और कहा, माइन एम्परर, मैंने दुनिया का किनारा देखा है और वहां खून पसीने वाले घोड़े हैं। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। उसने सेना को आदेश दिया, जाओ, रास्ता बनाओ, मुझे वो घोड़े चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। सेना ने हूणों को खदेड़ दिया और रास्ता साफ किया। उसी रास्ते पर बाद में व्यापारी रेशम लेकर चले। जिस रास्ते को हम सिल्क रोड कहते हैं, वह असल में घोड़ों का रास्ता था। झांग कियान ने चीन का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन चीन की एक चीज थी जिसे दुनिया अब दीवानों की तरह चाहने वाली थी। एक ऐसा कपड़ा जो सोने से भी महंगा था। रेशम, सिल्क। रेशम, सिल्क, मुलायम, चमकदार, हल्का। हजारों सालों तक यह विलासिता का अंतिम प्रतीक था। रोम के सीनेटर इसे पहनते थे, मिस्र की रानियां इसमें सोती थीं और भारतीय राजा इसे ओढ़ते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह आता कहां से है। ग्रीक लोग सोचते थे कि यह पेड़ों से उगने वाली ऊन है। रोमन सोचते थे कि चीनी लोग इसे फूलों से कंघी करके निकालते हैं। दुनिया अंधेरे में थी और चीन चाहता था कि दुनिया अंधेरे में ही रहे। चीन में एक कानून था, अगर कोई रेशम का कीड़ा, सिल्कवर्म या शहतूत का बीज, मलबेरी सीड, सीमा पार ले जाने की कोशिश करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, यह चीन का सबसे बड़ा खजाना और सबसे खतरनाक राज था। यह सब शुरू कैसे हुआ? कहानी 2700 बीसी, आज से लगभग 5000 साल पहले की है। चीन की हंसी हानी एम्प्रेस लीजा अपने बगीचे में बैठी चाय पी रही थी। वे एक शहतूत मलबेरी के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक प्लॉप, पेड़ से एक छोटा सा सफेद कोकून उनके गर्म चाय के प्याले में गिर गया। गर्मी की वजह से कोकून खुलने लगा। सम्रानी ने उसे बाहर निकालने के लिए एक धागा पकड़ा और खींचना शुरू किया। धागा निकलता गया, निकलता गया और निकलता गया। एक छोटे से कोकून से लगभग 1 किलोमीटर लंबा, चमकदार और मजबूत धागा निकला। सम्रानी समझ गईं, यह कोई मामूली कीड़ा नहीं है, यह कुदरत का जादू है। चीन ने बॉम्बिक्स मोरी रेशम के कीड़े को पालना शुरू किया। द प्रोसेस, हत्या की कला। रेशम बनाना कोई आसान काम नहीं था, यह एक तपस्या थी। रेशम के कीड़े बहुत नखरे वाले होते थे। वे सिर्फ ताजे शहतूत के पत्ते खाते थे। उन्हें तेज आवाज, बदबू या धुएं से बचाया जाता था। उन्हें शाही मेहमान की तरह रखा जाता था। लेकिन रेशम हासिल करने का तरीका क्रूर था। जैसे ही कीड़ा अपना कोकून पूरा करता, उसे तितली मौत बनने से पहले मारना पड़ता था। अगर तितली कोकून काटकर बाहर निकलती तो धागा टूट जाता। इसलिए लाखों जिंदा कोकूनों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। कीड़ा अंदर मर जाता और इंसान को रेशम मिल जाता। यह सुंदरता के लिए की गई मास किलिंग थी। लेकिन जो कपड़ा बनता था वह इतना हल्का था कि बादल का टुकड़ा लगता था और इतना मजबूत कि लोहे के कवच को रोक सकता था। मंगोल इसका इस्तेमाल तीर रोकने के लिए करते थे। रेशम मुद्रा, कपड़े का पैसा। चीन के लिए रेशम सिर्फ फैशन नहीं था, यह पैसा था। हान राजवंश के दौरान सैनिकों को सैलरी सिक्कों में नहीं, रेशम के थानों, बोल्स ऑफ सिल्क में मिलती थी। अगर किसी को जुर्माना भरना होता तो वह रेशम देता था। और सबसे जरूरी, शांति खरीदना। याद है झांग कियान के खून पसीने वाले घोड़े? उन घोड़ों को खरीदने के लिए चीन ने हूणों को लाखों टन रेशम दिया। रेगिस्तान के बर्बर कबीले रेशम के दीवाने हो गए। उन्हें रेशम पहनना नहीं आता था, लेकिन वे इसे पश्चिम में बेचकर अमीर बन सकते थे। इस तरह अनजाने में ही सही, रेशम ने सिल्क रोड को जन्म दिया। चीन से रेशम निकला और बदले में दुनिया भर का सोना चीन में आने लगा। द आयरन कर्टेन, जेड गेट। चीन की सीमा पर एक किला था, यूमेन दर्रा, यूमेन पास या जेड गेट। यह दुनिया का सबसे सख्त चेकपोस्ट था। व्यापारी यहां से गुजरते थे। सिपाही उनके सामान की, उनके कपड़ों की, यहां तक कि उनके शरीर के हर हिस्से की तलाशी लेते थे। वे क्या ढूंढ रहे थे? अंडे।
रेशम के कीड़े के अंडे, जो राई के दाने जितने छोटे होते हैं। हजारों साल तक चीन सफल रहा। कोरिया, जापान, भारत और फारस सब रेशम चाहते थे, लेकिन किसी के पास तकनीक नहीं थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, राज को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। दुनिया के राजाओं ने जासूस भेजे, चोर भेजे, भिक्षु भेजे, सब फेल हो गए सिवाय एक के, और वह कोई दुश्मन नहीं था। वह खुद चीन की एक बेटी थी। चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल और यूमेन दर्रा, सैनिक हर गुजरने वाले की तलाशी ले रहे हैं। एक व्यापारी के सामान से कुछ मिलता है और उसे वहीं मार दिया जाता है। चीन का रेशम एकाधिकार, मोनोपोली, अभेद्य था। 3000 सालों तक दुनिया ने रेशम खरीदा, पहना और उसकी पूजा की, लेकिन कोई उसे बना नहीं पाया। चीन ने अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार बना दिया था। रेशम ले जाओ, लेकिन उसका रहस्य, कीड़ा, यहीं रहेगा। पड़ोसी राज्य खोटान, जो रेगिस्तान के किनारे बसा एक अमीर नखलिस्तान, ओएसिस था, रेशम का दीवाना था। खोटान के राजा के पास सोना था, लेकिन उसे रेशम बनाने की तकनीक चाहिए थी। उसने महसूस किया कि युद्ध से यह राज नहीं छीना जा सकता, इसलिए उसने एक अलग चाल चली। उसने प्यार का जाल फेंका। प्रस्ताव, प्यार या गद्दारी? खोटान के राजा ने चीन के सम्राट के पास प्रस्ताव भेजा, मैं आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं, ताकि हमारे देशों में शांति बनी रहे। चीन का सम्राट मान गया। एक राजनीतिक विवाह, पॉलिटिकल अलायंस तय हुआ। लेकिन शादी से पहले खोटान के राजा ने राजकुमारी को एक गुप्त संदेश भेजा, मेरी प्यारी, हमारे देश में रेशम नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि शादी के बाद भी तुम वही रेशमी कपड़े पहन सको जो तुम अब पहनती हो, तो तुम्हें अपने साथ रेशम के कीड़े, एग्स और शहतूत के बीज, सीड्स लाने होंगे। राजकुमारी धर्म संकट में थी। एक तरफ उसका पिता और देश था, वफादारी। दूसरी तरफ उसका पति और भविष्य था, प्यार। अगर वह पकड़ी गई तो उसे राजद्रोह, ट्रीजन के लिए मौत की सजा मिलती, चाहे वह राजकुमारी ही क्यों न हो। उसने प्यार को चुना और उसने इतिहास की सबसे बड़ी तस्करी का प्लान बनाया, द हाइडिंग प्लेस। बालों का जूड़ा। विदा होने का दिन आ गया। राजकुमारी ने अपनी शादी का जोड़ा पहना। उसने अपने बालों को एक विशाल और जटिल जूड़े, इलेबोरेट हेयर बन, हेड्रेस में बांधा। यह जूड़ा सिर्फ फैशन नहीं था, उसने अपने बालों के घने हिस्सों के बीच रेशम के कीड़ों के अंडे, सिल्कवर्म एग्स छिपाए, शहतूत के बीज छिपाए। उस समय चीनी राजकुमारियों के सिर को छूना या उनकी पगड़ी उतारना धार्मिक पाप, ताबू और अपमान माना जाता था। राजकुमारी ने इसी सम्मान का फायदा उठाया। वह अपनी पालकी में बैठी और सीमा, बॉर्डर की ओर चल पड़ी। सीमा पर तनाव। द जेड गेट। काफिला यूमेन पास जेड गेट पहुंचा। माहौल तनावपूर्ण था। जनरल ने काफिले को रोका। सैनिकों ने हर संदूक, हर बक्से और हर नौकर की तलाशी ली। उन्होंने दवाइयों की डिब्बियां खोलकर देखी। उन्होंने कपड़ों की तहें खोली, कुछ नहीं मिला। फिर जनरल राजकुमारी की पालकी के पास आया। राजकुमारी शांत बैठी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा था। जनरल ने सिर झुकाया। उसे लगा कि राजकुमारी को चेक करना सम्राट का अपमान होगा। उसने हाथ हिलाया, जाने दो। पालकी गेट से बाहर निकली। हवा का एक झोंका आया, लेकिन राजकुमारी ने अपने बालों को कसकर पकड़े रखा। जैसे ही वह चीन की सीमा पार करके रेगिस्तान की रेत पर उतरी, चीन का 3000 साल पुराना एकाधिकार टूट गया। खोटान का उदय और सिल्क प्रिंसेस। राजकुमारी खोटान पहुंची। उसने अंडे और बीज राजा को सौंपे। खोटान में शहतूत के पेड़ लगाए गए, रेशम के कीड़े पाले गए। देखते ही देखते खोटान रेशम उत्पादन का एक नया केंद्र बन गया। अब व्यापारियों को चीन तक जाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें खोटान में ही रेशम मिल जाता था। चीन को अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन दुनिया को रेशम मिल गया। क्या यह कहानी सच है? हाँ, 19वीं सदी में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट ऑरेल स्टीन ने खोटान के खंडहरों की खुदाई की। वहां उसे एक लकड़ी की तख्ती, पेंटेड टैबलेट मिली,
उस पेंटिंग में क्या था? एक राजकुमारी जिसके बालों के जूड़े की तरफ एक दासी इशारा कर रही है। इसे द सिल्क प्रिंसेस कहा जाता है। एक महिला के बालों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी थी, लेकिन पश्चिम में एक शहर था जो इस रेशम का इतना दीवाना हो गया कि उसने अपना खजाना खाली कर दिया। रोम। रोम। रोम, प्राचीन दुनिया का सुपर पावर। रोमन लोग सख्त थे। वे लोहे के कवच और खुरदरे ऊन, वुल या लिनन के कपड़े पहनते थे। उनके लिए आराम का मतलब कमजोरी था। लेकिन फिर पूरब से एक हवा आई, एक ऐसा कपड़ा जो इतना हल्का था कि फूंक मारने से उड़ जाए, इतना पारदर्शी कि त्वचा दिखाई दे। रोमन लोगों ने इसे सेरिकम सेरिकम कहा, यानी सरेस, चीन से आया हुआ कपड़ा। उन्हें नहीं पता था यह कैसे बनता है, लेकिन उन्हें एक बात पता थी, मुझे ये चाहिए। रोम, जो दुनिया को लोहे से हराता था, खुद रेशम से हार गया। सीजर और क्लियोपेट्रा, दी ट्रेंडसेटर्स। इस दीवानगी की शुरुआत किसने की? इतिहास के सबसे पावरफुल पावर कपल ने। 46 बीसी जूलियस सीजर ने रोम में अपनी जीत का जश्न मनाया। उसने थिएटर के पर्दों के लिए रेशम का इस्तेमाल किया। जब धूप उन पर्दों पर पड़ी तो वे आग की तरह चमक उठे। भीड़ पागल हो गई। और फिर आई क्लियोपेट्रा, मिस्र की रानी। जब वह रोम आई तो उसने सिडोनियन सिल्क पहना हुआ था। वह कपड़ा इतना बारीक था कि वह लगभग नंगी लग रही थी। उसकी खूबसूरती और उस कपड़े की चमक ने रोमन औरतों को ईर्ष्या से भर दिया। हर अमीर रोमन पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे क्लियोपेट्रा वाला कपड़ा चाहिए। रेशम अब सिर्फ कपड़ा नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया था। नैतिक संकट, तुम्हारी बीवी नंगी क्यों है? लेकिन रोम के बुजुर्ग और रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स लोग गुस्से में थे। मशहूर दार्शनिक सेनेका ने चिल्लाकर कहा, मैं ऐसे कपड़े देखता हूं जो न शरीर को ढकते हैं न शर्म को। एक औरत इन्हें पहनकर कसम नहीं खा सकती कि वह नंगी नहीं है। I see clothes of silk, if materials that do not hide the body nor even one's decency can be called clothes. रोम में शादियां टूटने लगीं। पुरुष शिकायत करते थे, मेरी पत्नी रेशम पहनकर पार्टी में जाती है और हर कोई उसके शरीर के आर पार देख सकता है। रोम का नैतिक ढांचा, मॉरल फैब्रिक, रेशम के साथ साथ पिघल रहा था। इसे नैतिक पतन कहा गया। आर्थिक संकट, सोने की नदी। लेकिन असली समस्या नैतिकता नहीं, पैसा थी। रेशम मुफ्त में नहीं आता था। चीन और भारत, कुषाण साम्राज्य, रेशम और मसालों के बदले पत्थर या लकड़ी नहीं लेते थे। वे सिर्फ एक चीज मांगते थे, ठोस सोना। रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने एक डरावना आंकड़ा दिया। हर साल रोम से 100 मिलियन सेस्टस सोना भारत, चीन और अरब जा रहा है। हम अपनी विलासिता के लिए अपना भविष्य बेच रहे हैं। यह सच था। आज भी दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में खुदाई करने पर मटके भरकर रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। रोम का खजाना खाली हो रहा था और कुषाण राजा और हान सम्राट अमीर हो रहे थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट था। बैन और ब्लैक मार्केट। रोमन सेनेट घबरा गई। उन्होंने कानून पास किया, रेशम पहनना वर्जित है। उन्होंने पुरुषों के रेशम पहनने पर बैन लगा दिया। लेकिन क्या हुआ? ब्लैक मार्केट शुरू हो गया, कीमतें और बढ़ गईं। अब रेशम पहनना विद्रोह और अमीरी की निशानी बन गया। सम्राट एलागाबालस तो सिर से पैर तक सिर्फ रेशम पहनता था। रोम कानून बनाकर भी रेशम को नहीं रोक पाया। सिल्क रोड अब दुनिया की धमनी बन चुका था। सोना पश्चिम से पूर्व जा रहा था और सामान पूर्व से पश्चिम। लेकिन इस सड़क से सिर्फ सोना और कपड़ा नहीं गुजरा। व्यापारियों के साथ एक और चीज चल रही थी, विचार। भारत से एक नया धर्म निकल चुका था जो सिल्क रोड के रास्ते चीन जाने वाला था, शांति का संदेश लेकर। दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां जाना मना है। चीन के पश्चिम में एक ऐसा ही नरक है, तखलामकान रेगिस्तान। स्थानीय उइगुर भाषा में इसका मतलब है वो जगह जहां तुम अंदर तो जाते हो
लेकिन बाहर नहीं आते। यह है रेगिस्तान, सिल्क रोड का दिल नहीं, उसका कब्रिस्तान था। यहाँ पानी नहीं है, दिशा बताने के लिए कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ रेत है जो हर पल अपना आकार बदलती है। पुराने व्यापारी कहते थे कि यहाँ गाती हुई रेत, सिंगिंग सैंड्स है। हवा ऐसी आवाज करती है जैसे कोई अदृश्य आत्मा, डीमन, आपको नाम लेकर बुला रही हो। जो रास्ता भटकता वह हमेशा के लिए रेत में दफन हो जाता। इसलिए सिल्क रोड कभी इसके बीच से नहीं गुजरी। यह दो हिस्सों में बंट गई, उत्तरी रास्ता और दक्षिणी रास्ता। काशगर, दुनिया का चौराहा। रेगिस्तान के पश्चिमी किनारे पर पामीर के पहाड़ों के नीचे एक शहर था जहां थके हुए यात्रियों को पहली सांस आती थी। काशगर, यह दुनिया का असली चौराहा, क्रॉसरोड्स था। यहां चीन, भारत, फारस और यूरोप मिलते थे। बाजार में शोर देखिए, चीन का रेशम, भारत के मसाले, रोम का कांच और फरगाना के घोड़े। हवा में कबाब के धुएं, जानवरों की गंध और 50 अलग अलग भाषाओं का शोर होता था। काशगर वह जगह थी जहां एक चीनी व्यापारी पहली बार एक रोमन से या एक भारतीय भिक्षु से मिलता था। यह रेगिस्तान के किनारे पर बसा जीवन का उत्सव था। लोलान, खोया हुआ शहर, द रियल गोस्ट सिटी। लेकिन हर शहर काशगर जैसा भाग्यशाली नहीं था। रेगिस्तान भूख था, वह शहरों को निगलता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोलान, लूलान। यह कभी एक हरा भरा शहर था, एक अमीर नखलिस्तान। वहां सुंदर महिलाएं थीं जिन्हें लोलान की सुंदरियां, ब्यूटी ऑफ लूलन कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे नदी सूख गई, रेत पड़ने लगी। एक दिन पूरा शहर खाली हो गया। सदियों तक लोलान रेत के नीचे दबा रहा। 1900 में जब खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढा तो उन्हें घरों के अंदर ममीज मिली जो आज भी सो रही थीं। लोलान ने दुनिया को सिखाया, रेगिस्तान से लड़ो मत, वह हमेशा जीतता है। दुनहुआंग, चीन का दरवाजा। रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर जहां से यात्री चीन में घुसते थे या चीन छोड़ते थे, वहां एक और शहर था, दुनहुआंग। इसे रेत का शहर कहा जाता था। यहां एक चमत्कार था। रेत के विशाल पहाड़ों के बीच एक छोटा सा अर्धचंद्राकार झील। यहां यात्री रुकते थे जो चीन से बाहर जा रहे थे। वे प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे रेगिस्तान से जिंदा पार करा दो। जो रेगिस्तान पार करके आए थे वे प्रार्थना करते थे, शुक्रिया कि मैं जिंदा बच गया। लेकिन दुनहुआंग सिर्फ सराय नहीं था। यहां व्यापारियों ने अपनी सलामती के लिए पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनवाईं, सैकड़ों गुफाएं। इन गुफाओं में उन्होंने अपना सबसे कीमती खजाना छिपाया, सोना नहीं बल्कि ज्ञान। मूग जाओ गुफाएं, ज्ञान का खजाना। इन अंधेरी गुफाओं में दुनिया की सबसे अद्भुत कला छिपी थी। दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां, उड़ती हुई अप्सराएं, अप्सरास और भारतीय शैली की चित्रकारी। दुनहुआंग वह जगह थी जहां व्यापार और धर्म एक हो गए। व्यापारी रेशम ले जाते थे, लेकिन साथ में वे भिक्षुओं, मॉन्क्स को भी ले जाते थे। सिल्क रोड अब सिर्फ रेशम का रास्ता नहीं था, यह बुद्ध का रास्ता बनने वाला था। भारत से निकले एक शांत राजकुमार का संदेश रेगिस्तान की आग को पार करके चीन कैसे पहुंचा, यह इतिहास का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सफर था। रेगिस्तान में चलता हुआ एक कारवां, ऊंटों पर रेशम लदा है, लेकिन उनके साथ पैदल चलते हुए भगवा, सैफरॉन कपड़ों में सिर मुंडाए हुए भिक्षु, मॉन्क्स नजर आ रहे हैं। व्यापारी सिल्क रोड पर मुनाफा, प्रॉफिट कमाने के लिए चलते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी चल रहे थे जिनकी जेबें खाली थीं लेकिन आत्मा भरी हुई थी। बौद्ध भिक्षु, इतिहास का एक अजीब विरोधाभास, पैराडॉक्स। देखिए, बौद्ध धर्म ने कहा इच्छा ही दुखों का कारण है, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, और सिल्क रोड बना ही था इच्छाओं, रेशम, सोना, विलासिता को पूरा करने के लिए। फिर भी ये दोनों त्याग और लोभ एक साथ चले। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में इंसान को सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद भी चाहिए होती है। भिक्षु और व्यापारी
एक पवित्र गठबंधन। यह एक सिम्बायोसिस था। व्यापारियों को क्या चाहिए था? कर्म, गुड कर्मा और सुरक्षा। उन्हें लगता था कि अगर वे भिक्षुओं को खिलाएंगे और मठ बनवाएंगे तो बुद्ध उन्हें डाकुओं और तूफानों से बचाएंगे। भिक्षुओं को क्या चाहिए था? सुरक्षा और धन धर्म का प्रचार करने के लिए। सिल्क रोड पर बने विहार, मोनेस्ट्रीज सिर्फ मंदिर नहीं थे, वे उस जमाने के लग्जरी होटल और बैंक थे। व्यापारी वहां रुकते, अपना पैसा जमा करते और आगे बढ़ते। धर्म व्यापार के कंधों पर बैठकर भारत से बाहर निकला। गांधार, जहां अपोलो बने बुद्ध। जैसे ही सिल्क रोड आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान गांधार क्षेत्र में पहुंची, एक चमत्कार हुआ। यहां पूर्व भारत और पश्चिम ग्रीस, रोम मिले। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर के जाने के बाद भी यहां यूनानी, ग्रीक्स लोग बसे हुए थे। कुषाण साम्राज्य, कुषाण एम्पायर के राजा कनिष्क ने इन दोनों संस्कृतियों को मिला दिया। इससे पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। उन्हें सिर्फ पैरों के निशान या बोधि वृक्ष से दिखाया जाता था। लेकिन ग्रीक लोग अपने देवताओं जूस, अपोलो की मूर्तियां बनाते थे। उन्होंने सोचा, बुद्ध इतने महान हैं तो वे दिखते कैसे होंगे। उन्होंने बुद्ध को एक ग्रीक देवता का रूप दे दिया। गांधार कला। बुद्ध का चेहरा ग्रीक देवता अपोलो जैसा था। उनके बाल घुंघराले थे। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे भारतीय धोती नहीं, बल्कि रोमन टोगा जैसे थे, जिनमें भारी सिलवटें थीं। दुनिया का पहला बुद्ध का चेहरा भारत और ग्रीस के मिलन से बना था। बामियान, पहाड़ों के भगवान। भिक्षु आगे बढ़े। अफगानिस्तान की बामियान घाटी, बामियान वैली में। यहां उन्होंने आस्था को एक विशाल रूप दिया। उन्होंने सीधे पहाड़ को काटकर दो विशाल बुद्ध मूर्तियां बनाई। एक 125 फीट ऊंची, दूसरी 175 फीट ऊंची। ये मूर्तियां सिल्क रोड के लाइट हाउस की तरह थीं। मीलों दूर से थका हुआ व्यापारी जब इन विशाल मूर्तियों को देखता तो उसके हाथ जुड़ जाते। बामियान की गुफाएं भिक्षुओं से भरी रहती थीं। वहां की दीवारों पर दुनिया की सबसे पहली ऑयल पेंटिंग की गई थी, यूरोप से सदियों पहले। अफसोस 2001 में तालिबान ने इन्हें उड़ा दिया, लेकिन इतिहास में इनका कद कभी कम नहीं हुआ। सफेद घोड़ा और चीन में प्रवेश। अंत में धर्म रेगिस्तान पार करके चीन पहुंचा। एक चीनी किंवदंती, लेजेंड। हान सम्राट मिंग ने सपना देखा कि एक सोने का आदमी पश्चिम से उड़कर आ रहा है। मंत्रियों ने बताया, यह भारत के बुद्ध हैं। सम्राट ने राजदूत भेजे। वे दो भारतीय भिक्षुओं कश्यप मातंग और धर्मरत्न को लेकर लौटे। वे भिक्षु एक सफेद घोड़े पर धर्म ग्रंथ सूत्रस लाद कर आए थे। उनके सम्मान में चीन का पहला बौद्ध मंदिर बना व्हाइट हॉर्स टेम्पल। यहां से बौद्ध धर्म चीन की रगों में दौड़ने लगा। चीन से यह कोरिया गया और कोरिया से जापान। जापान में यह झेन बन गया। आज जो जापानी टी सेरेमनी या मार्शल आर्ट्स आप देखते हैं, उसकी जड़ें उसी सिल्क रोड पर चलने वाले भारतीय भिक्षुओं में हैं। सिल्क रोड ने दुनिया को रेशम दिया, लेकिन उसने एशिया को उसकी आत्मा सोल दी। लेकिन धर्म और रेशम के बीच में एक कौम थी जो इन सब का हिसाब रखती थी। प्राचीन दुनिया के सबसे चालाक बिचौलिए, मिडलमैन। वे 10 भाषाएं बोलते थे और हर सौदे में अपना कट लेते थे। इतिहास में कुछ लोग साम्राज्य बनाते हैं, एम्पायर बिल्डर्स, और कुछ लोग पैसा बनाते हैं, वेल्थ बिल्डर्स। सिल्क रोड पर एक कहावत थी, चीनियों के पास रेशम है, रोमनों के पास सोना है, लेकिन सोगदियंस के पास दोनों हैं। आज अगर आप नक्शा देखें तो आपको सोगदियाना नाम का कोई देश नहीं मिलेगा, लेकिन 4वीं से 8वीं सदी के बीच ये कौम सिल्क रोड की मालिक थी। ये उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, आज के समरकंद और बुखारा के रहने वाले थे। ये योद्धा नहीं थे, ये सौदागर थे, लेकिन ऐसे सौदागर जिन्होंने बिना तलवार उठाए चीन की दीवार से लेकर रोम के दरबार तक अपनी हुकूमत चलाई। इनका नेटवर्क इतना तगड़ा था
कि चीन में अगर कोई व्यापारी शब्द बोलता था तो उसका मतलब ही सोगदियन होता था। परवरिश, शहद और गोंद, द हनी एंड ग्लू रिचुअल। सोगदियंस इतने सफल क्यों थे? क्या यह किस्मत थी? नहीं, यह परवरिश अपब्रिंगिंग थी। चीनी इतिहासकार एक अजीब रस्म के बारे में लिखते हैं। जब एक सोगदियन परिवार में बच्चा पैदा होता था तो माँ बाप एक खास रस्म करते थे। वे बच्चे की जीभ पर शहद हनी लगाते थे ताकि जब वह बड़ा हो तो इतना मीठा बोले कि ग्राहक कभी ना न कह सके। वे बच्चे की हथेली पर गोंद ग्लू लगाते थे ताकि जब पैसा उसके हाथ में आए तो वह चिपक जाए और कभी न छूटे। 5 साल की उम्र में उन्हें पढ़ना नहीं बल्कि सौदा करना, बार्टरिंग सिखाया जाता था। 20 साल का होते ही उन्हें घर से निकाल दिया जाता था और कहा जाता था, जाओ, तब तक वापस मत आना जब तक तुम अमीर न बन जाओ। यही वजह थी कि सोगदियन व्यापारी रेगिस्तान के हर कोने में फैले हुए थे। समरकंद, दुनिया का दिल, इनका हेडक्वार्टर था। समरकंद रेगिस्तान के बीचों बीच एक जन्नत। कहा जाता था कि समरकंद में सुनहरे आड़ू, गोल्डन पीचेस, उगते थे। ये आड़ू इतने कीमती थे कि चीनी सम्राट इनके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। समरकंद की दीवारें ऊंची थीं और अंदर की जिंदगी रंगीन। सोगदियन सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा उड़ाना भी जानते थे। पंजकेंट के खंडहरों में मिली दीवार पेंटिंग्स हमें उनकी लाइफस्टाइल दिखाती हैं। वे चांदी के प्यालों में अंगूर की शराब पीते थे। वे संगीत के दीवाने थे। उनका एक खास डांस था सोगदियन वर्ल, जिसमें डांसर लट्टू की तरह इतनी तेज घूमता था कि देखने वालों का सिर चकरा जाए। यह डांस चीन के दरबार में बहुत मशहूर था। वे धार्मिक रूप से बहुत खुले, ओपन माइंडेड थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि आप बौद्ध हैं, ईसाई हैं या अग्नि पूजक ज़ोरोआस्ट्रियन। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मुनाफा, प्रॉफिट था। वे हर धर्म के देवी देवताओं को खुश रखते थे ताकि बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। प्राचीन पत्र, एक भूला हुआ सुराग, द एंशिएंट लेटर्स। हमें इनके बारे में इतना कैसे पता चला? 1907 में पुरातत्वविदों को रेगिस्तान में एक पुराने वॉच टावर के खंडहर मिले। वहां रेत में दबा एक लावारिस डाक का थैला, मेल बैग मिला। उसमें कागज के कुछ टुकड़े थे, द एंशिएंट लेटर्स। ये पत्र 313 एडी के आसपास लिखे गए थे। एक पत्र एक सोगदियन व्यापारी नानाई वांडक ने अपने घर समरकंद भेजा था। यह पत्र कभी घर नहीं पहुंचा, लेकिन इसने हमें उस समय का सच बताया। उसने लिखा था, नानाई वांडक, सर, मैं यहां चीन में फंसा हूं। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मेरा पार्टनर मर गया है। मैं अनाथ जैसा हो गया हूं। अगर आप मदद नहीं भेजेंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। यह पत्र बताता है कि यह काम कितना खतरनाक था। हर सफल कारवां के पीछे सैकड़ों ऐसे व्यापारी थे जो रेगिस्तान में गुमनाम मौत मरे। सिल्क रोड की चमक के पीछे इन व्यापारियों के आंसू छिपे थे। नेटवर्क की ताकत, प्राचीन दुनिया का इंटरनेट। सोगदियंस ने सिल्क रोड को एक चेन बना दिया था। चीन से रोम तक 8000 किलोमीटर का सफर कोई एक आदमी तय नहीं करता था। यह रिले रेस थी। चीनी व्यापारी रेशम लेकर दुनहुआंग तक आते। वहां सोगदियंस उनसे माल खरीदते। सोगदियंस उसे मध्य एशिया, समरकंद तक ले जाते। वहां से दूसरे सोगदियंस उसे फारस, पर्शिया ले जाते और अंत में फारसी व्यापारी उसे रोमनों को बेचते। हर स्टेप पर कीमत बढ़ती जाती। चीन में जो रेशम 10 रुपए का था, रोम पहुंचते पहुंचते वह 1000 रुपए का हो जाता और इस मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा सोगदियंस की जेब में जाता था। साल 751 एडी। जगह तलस नदी, तलस रिवर, आज का किर्गिस्तान। इतिहास का एक ऐसा मोड़ जहां पूरब और पश्चिम की दीवारें टकराने वाली थीं। पूरब से आ रहा था तांग राजवंश, टैंग डायनेस्टी, चीन का स्वर्ण युग। उनकी सेना अजेय थी। सिल्क रोड पर उनका कब्जा था। पश्चिम से आ रहा था
अब्बासिद खलीफेट इस्लाम का नया सूरज। वे मध्य एशिया में अपनी जड़ें जमा रहे थे। दोनों को एक ही चीज चाहिए थी, सिल्क रोड का कंट्रोल। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस युद्ध से जो चीज निकलेगी वह रेशम से ज्यादा कीमती और तलवार से ज्यादा ताकतवर होगी। वह चीज थी कागज, पेपर। द बैटल, विश्वासघात का दिन। जुलाई का महीना था। चीनी जनरल गाओ शियानजी के पास 30-0 की सेना थी। अरब जनरल जियाद इब्न सालेह के पास भी इतनी ही ताकत थी। 5 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। तीर बारिश की तरह बरसे, नदी का पानी लाल हो गया। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन 5वें दिन इतिहास पलट गया। चीनियों ने मदद के लिए कारलुक तुर्कों को किराए पर लिया था, लेकिन युद्ध के बीच में कारलुक सैनिकों ने पाला बदल लिया। स्विच्ड साइड्स। उन्होंने चीनियों पर पीछे से हमला कर दिया। चीनी सेना सैंडविच बन गई सामने अरब, पीछे तुर्क। हजारों चीनी सैनिक मारे गए। जनरल गाओ अपनी जान बचाकर भाग निकला। चीन की पश्चिम की ओर विस्तार, एक्सपेंशन, हमेशा के लिए रुक गया। मध्य एशिया हमेशा के लिए इस्लामिक प्रभाव में आ गया। लेकिन असली कहानी युद्ध के मैदान में नहीं, कैदी शिविर, प्रिजन कैंप में शुरू हुई। द प्रिजनर्स, बोलती हुई उंगलियां। युद्ध के बाद हजारों चीनी सैनिकों को बंदी बनाकर समरकंद ले जाया गया। अरब कमांडर जानते थे कि चीनी लोग बहुत हुनरमंद होते हैं। उन्होंने कैदियों से पूछा, तुम्हें क्या आता है? अगर कुछ कीमती जानते हो तो जान बख्श दी जाएगी। कुछ ने कहा वे रेशम बुनना जानते हैं। लेकिन कुछ कैदियों ने, जो डर से कांप रहे थे, एक ऐसा राज खोला जो चीन ने सदियों से छिपा रखा था। उन्होंने कहा, हम कागज बनाना जानते हैं। उस समय तक पश्चिम यूरोप, अरब में लोग लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? पेपिरस, पपीरस, जो मिस्र में उगता था, जल्दी खराब हो जाता था। पार्चमेंट, पार्चमेंट, जानवरों की खाल। एक किताब, बाइबल, कुरान, लिखने के लिए 300 भेड़ों को मारना पड़ता था। बहुत महंगा और भारी। लेकिन चीनियों के पास एक जादू था, पेड़ की छाल। पुराने कपड़े और सन, हेम को गलाकर पतली, हल्की और सस्ती शीट बनाना। द रिवॉल्यूशन, समरकंद पेपर मिल। समरकंद में दुनिया की पहली चीन के बाहर पेपर मिल लगी। पानी की चक्की, वाटर मिल, से लुगदी को कूटा जाता, उसे सुखाया जाता और तैयार होता सफेद चिकना कागज। यह क्रांति थी। अचानक ज्ञान को रिकॉर्ड करना सस्ता हो गया। समरकंद से यह तकनीक बगदाद पहुंची। वहां खलीफा हारून अल रशीद ने बैत अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, बनवाया। कुरान की प्रतियां कागज पर लिखी जाने लगी। ग्रीक दर्शन, भारतीय गणित, जीरो और फारसी साहित्य का अनुवाद कागज पर हुआ। ज्ञान अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए उपलब्ध होने लगा। इसे इस्लामिक स्वर्ण युग, इस्लामिक गोल्डन एज कहा गया और इसकी नींव उसी कागज पर टिकी थी जो तलस के युद्ध में लूटा गया था। यूरोप का अंधेरा और रोशनी। सोचिए, यूरोप को कागज मिलने में और 400 साल लग गए। जब तक यूरोप ने कागज बनाना सीखा, तब तक बगदाद और स्पेन में लाखों किताबों वाली लाइब्रेरी थी। तलस के युद्ध ने तय कर दिया कि अगली कुछ सदियों तक दुनिया का बौद्धिक केंद्र, इंटेलेक्चुअल हब कौन बनेगा? इस्लाम। चीन हार गया था, लेकिन उसकी तकनीक जीत गई थी। तलस नदी का पानी उस दिन लाल हुआ था ताकि भविष्य की किताबें काली स्याही से लिखी जा सकें। शांति का काल, पैक्स मंगोलिका। तलस के युद्ध के बाद सिल्क रोड पर बड़े युद्ध कम हो गए, लेकिन कुछ सदियों बाद उत्तर, नॉर्थ के घास के मैदानों से एक ऐसा तूफान उठा जिसने न चीन को छोड़ा, न अरब को, न रूस को। उसने तलवार के दम पर पूरी सिल्क रोड को एक नक्शे में बदल दिया। वह तूफान था चंगेज खान। अब शुरू होगा सिल्क रोड का तीसरा चरण, फेज 3, द पैक्स मंगोलिका, जब एक अकेला आदमी सुरक्षित रूप से रोम से चीन तक जा सकता था, क्योंकि मंगोलों ने कहा था, अगर कोई व्यापारी का नुकसान हुआ तो हम उस इलाके के पूरे गांव को जला देंगे।
सिल्क रोड हमेशा से खतरों से भरा था। डाकू, लुटेरे, सरदार, भ्रष्ट चुंगी अधिकारी, हर मोड़ पर मौत और टैक्स देना पड़ता था। लेकिन 13वीं सदी में एक जादू हुआ, एक कहावत मशहूर हुई। मंगोल साम्राज्य में एक कुंवारी लड़की सिर पर सोने से भरा कलश लेकर सूरज उगने से डूबने तक सफर कर सकती है और उसे किसी का डर नहीं होगा। इसे कहते हैं पैक्स मंगोलिका। यह शांति कबूतरों से नहीं, तीरों से आई थी। मंगोलों ने सिल्क रोड को छोटे छोटे राज्यों से छीनकर एक प्रशासन के नीचे ला दिया। चीन से लेकर यूरोप, काला सागर तक सिर्फ एक कानून चलता था यासा, और उस कानून की सजा सिर्फ एक थी, मौत। चंगेज खान, व्यापार का रक्षक। हम चंगेज खान को एक हत्यारे के रूप में जानते हैं, लेकिन वह एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी था। वह जानता था शहर जलाने से राख मिलती है, लेकिन व्यापार चलाने से सोना मिलता है। मंगोल खुद कुछ नहीं बनाते थे, वे खानाबदोश थे। उन्हें हर चीज के लिए व्यापारियों की जरूरत थी। इसलिए चंगेज खान ने व्यापारियों को अपना पार्टनर बनाया। उसने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की। अगर किसी गांव के पास कोई व्यापारी लुट गया तो उस पूरे गांव को सजा दी जाती थी। अगर किसी राजा ने सिल्क रोड को रोकने की कोशिश की, जैसे ख्वारिज़मिद साम्राज्य ने किया, तो उस साम्राज्य को नक्शे से मिटा दिया गया। सिल्क रोड अब दुनिया का पहला फ्री ट्रेड जोन बन गया था। टैक्स कम कर दिए गए, सड़कें साफ कर दी गईं, पेड़ लगाए गए ताकि रेगिस्तान में रास्ता न भटके। जिस सड़क पर पहले जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता था, अब वह एक सुरक्षित हाईवे बन गई थी। द यम सिस्टम, मध्यकालीन इंटरनेट। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य बिना कम्युनिकेशन के कैसे चलेगा? मंगोलों ने बनाया यम। यह दुनिया का पहला हाई स्पीड पोस्टल सिस्टम था। 13वीं सदी का इंटरनेट। हर 25-30 मील, 40-50 किमी पर एक रिले स्टेशन होता था। वहां ताजे घोड़े और खाना हमेशा तैयार रहता था। एक घुड़सवार संदेश लेकर आता, स्टेशन पर घोड़े बदलता या संदेश दूसरे घुड़सवार को देता और बिना रुके निकल जाता। वे दिन रात दौड़ते थे। वे अपने शरीर पर घंटियां, बेल्स बांधते थे ताकि अगले स्टेशन को दूर से आवाज आ जाए और वे घोड़ा तैयार रखें। नतीजा, एक संदेश जिसे पहले महीनों लगते थे, अब कुछ ही दिनों में चीन से यूरोप पहुंच जाता था। मार्को पोलो ने इसे देखकर कहा था, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, सिर्फ संदेश नहीं। इस रास्ते से ताजे फल, फ्रेश फ्रूट्स भी चीन के दरबार तक पहुंचाए जाते थे। द पाइजा, शक्ति का टुकड़ा, द फर्स्ट पासपोर्ट। इस हाईवे पर चलने के लिए आपको एक खास कार्ड की जरूरत थी। इतिहास का पहला पासपोर्ट पाइजा। यह कागज का नहीं, धातु, मेटल का बना होता था। लकड़ी या लोहा आम अधिकारियों के लिए, चांदी वीआईपी व्यापारियों के लिए, सोना गोल्ड विद लायन हेड सबसे खास राजदूतों के लिए। इस पर मंगोल लिपि में लिखा होता था, अनंत आकाश की शक्ति से जो कोई भी इस आदेश को नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। जिसके पास यह पाइजा होता वह यम स्टेशनों पर मुफ्त खाना, मुफ्त घोड़े और सुरक्षा पा सकता था। यह एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी। कल्पना कीजिए, एक अकेला आदमी जेब में सोने का टुकड़ा लेकर हजारों मील चल रहा है और बड़े बड़े राजा उसके सामने झुक रहे हैं सिर्फ उस पाइजा के डर से। काराकोरम, तंबुओं का महानगर। इस सिल्क रोड का अंत कहां होता था? मंगोल राजधानी काराकोरम में। यह एक अजीब शहर था। यहां कोई महल नहीं थे, सिर्फ हजारों तंबू थे। लेकिन इन तंबुओं के अंदर दुनिया भर की दौलत थी। यहां आपको मिलेंगे पेरिस का सुनार, गोल्डस्मिथ, चीन का डॉक्टर, भारत का ज्योतिषी और फारस का गणितज्ञ। मंगोलों ने लोगों को मारा, लेकिन उन्होंने टैलेंट को बचाया। वे कारीगरों को कभी नहीं मारते थे, उन्हें राजधानी ले आते थे। काराकोरम में एक चांदी का फव्वारा, सिल्वर ट्री फाउंटेन था, जिससे अलग अलग नलों से शराब, दूध और शहद निकलता था। यह सिल्क रोड का मेल्टिंग पॉट था। दुनिया छोटी हो गई। पैक्स मंगोलिका ने दुनिया को छोटा कर दिया। अब एक इटालियन लड़का, मार्को पोलो, चीन जा सकता था।
एक मोरक्कन यात्री इब्न बतूता पूरी दुनिया घूम सकता था। पूर्व और पश्चिम के बीच का पर्दा गिर चुका था। मसाले, बारूद, प्रिंटिंग प्रेस, नूडल्स, प्लेइंग कार्ड, सब कुछ इस रास्ते से बह रहा था। लेकिन जब रास्ते खुलते हैं तो सिर्फ अच्छी चीजें नहीं आती। एक ऐसी चीज थी जो मंगोलों के घोड़ों और व्यापारियों के कपड़ों में छिपकर पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। एक अदृश्य हत्यारा जिसने मंगोलों की तलवार से भी ज्यादा लोगों को मारा। द ब्लैक डेथ। 8 जनवरी 1324 मार्को पोलो मरने वाला था। उसके दोस्तों ने उससे आखिरी बार विनती की, मार्को, अपनी आत्मा की शांति के लिए अब तो सच बोल दो। वो सारी झूठी कहानियां वापस ले लो जो तुमने अपनी किताब में लिखी हैं। बूढ़े मार्को ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, मैंने तो अभी आधा भी नहीं बताया जो मैंने देखा था। आई हैव नॉट टोल्ड हाफ ऑफ व्हाट आई सॉ। दुनिया उसे इल मिलियोने, दाद मिलियनियर कहती थी, पैसे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों को लगता था कि वह लाखों झूठ बोलता है। लेकिन क्या वह सच में झूठा था? यह दुनिया इतनी छोटी थी कि वह उसके सच को पचा नहीं पाई। 1271 एक टीनेजर का सफर। कहानी शुरू होती है 1271 में। वेनिस के 2 व्यापारी निकोलो और मफियो पोलो दूसरी बार चीन जा रहे थे। इस बार वे निकोलो के 17 साल के बेटे को साथ ले गए। मार्को लड़का जोश में था। उसे नहीं पता था कि वह अगले 24 साल तक अपने घर को दोबारा नहीं देख पाएगा। सफर आसान नहीं था। पामीर के पहाड़, जहां सांस लेना मुश्किल था। तकलामकान रेगिस्तान, जहां मार्को ने गाती हुई रेत की आवाज सुनी। शायद वह हेलुसिनेशन था। बीमारी। मार्को 1 साल तक अफगानिस्तान में बीमार पड़ा रहा। 3 साल और बार है। 0 किलोमीटर चलने के बाद वे अंत में दुनिया के केंद्र में पहुंचे, जानाडू। कुबलाई खान का समर पैलेस, खान के दरबार में। द रिपोर्टर। कुबलाई खान चंगेज खान का पोता उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी था। जब मार्को ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। वेनिस एक कीचड़ भरा शहर था, लेकिन खान का दरबार सोने और रेशम से चमक रहा था। कुबलाई खान को यह युवा लड़का पसंद आया। क्यों? क्योंकि खान के मंत्री उसे बोरिंग रिपोर्ट्स देते थे, टैक्स, अनाज, बगावत। लेकिन मार्को एक कहानीकार, स्टोरी टेलर था। वह खान को बताता, माइन लॉर्ड, दक्षिण में लोग हाथियों पर सोने के हौदे रखते हैं। वहां अजीब मसाले हैं। वहां के रीति रिवाज ऐसे हैं। कुबलाई खान ने मार्को को अपना विशेष दूत, स्पेशल ऑनवॉय बना लिया। मार्को ने 17 साल तक चीन, भारत, बर्मा और वियतनाम की यात्रा की। खान की आंख और कान बनकर उसने वह चीजें देखीं जो यूरोप सपने में भी नहीं सोच सकता था। काली चट्टानें और कागज के पैसे। जब मार्को वापस आया तो उसने अपनी किताब में ऐसी चीजें लिखी जिन पर यूरोपियंस ने विश्वास नहीं किया। जलने वाले काले पत्थर, कोल। मार्को ने लिखा, यहां लोग काली चट्टानों को खोदते हैं और उन्हें जलाते हैं। ये लकड़ी से ज्यादा देर तक जलती हैं। यूरोपियंस हंसे, पत्थर कैसे जल सकता है? यूरोप को कोयले के बारे में नहीं पता था। कागज के नोट, पेपर मनी। उसने लिखा, खान शहतूत की छाल से बने कागज के टुकड़ों पर मुहर लगाता है और लोग उसे सोने की तरह मानते हैं। यूरोपियंस ने कहा, पागलपन, कागज की क्या वैल्यू हो सकती है? डाक व्यवस्था, यैम सिस्टम। उसने 3 लाख घोड़ों वाले पोस्टल सिस्टम का वर्णन किया। यूरोप अभी भी अंधेरे युग में था और चीन भविष्य में जी रहा था। मार्को पोलो झूठ नहीं बोल रहा था, वह बस समय से आगे था। जेल की कोठरी और किताब। 24 साल बाद 1295 में पोलो परिवार वेनिस लौटा। वे इतने बदल गए थे कि उनके रिश्तेदारों ने उन्हें पहचाना ही नहीं। उन्होंने अपने फटे हुए कपड़ों की सिलाई फाड़ी और उसमें से ढेर सारे रत्न, जेम्स गिरे। तब जाकर वेनिस ने माना। लेकिन मार्को की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वेनिस और जेनोआ के बीच युद्ध हुआ। मार्को एक जहाज का कैप्टन बना और पकड़ा गया। जेनोआ की जेल में उसकी मुलाकात एक रोमांस राइटर से हुई। रस्टिचेलो मार्को ने कहानियां सुनाई। रस्टिचेलो ने लिखी, किताब बनी।
द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, इल मिलियोने। ये किताब यूरोप में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। 200 साल बाद एक और नाविक ने इस किताब को पढ़ा, उसके मार्जिन में नोट्स बनाए और कहा, मैं भी चीन से पंगू जाऊंगा। वह नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस। अगर मार्को पोलो ना होता तो अमेरिका की खोज न होती। क्या वह सच में गया था? द मिस्ट्री। लेकिन आज भी कुछ इतिहासकार पूछते हैं, क्या मार्को पोलो सच में चीन गया था? शक के कारण उसने चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का जिक्र नहीं किया। उसने चाय टी का जिक्र नहीं किया, जो चीन में बहुत कॉमन थी। उसने औरतों के पैर बांधने, फुट बाइंडिंग की प्रथा नहीं बताई। चीनी रिकॉर्ड्स में मार्को पोलो नाम का कोई अधिकारी नहीं मिलता। बचाओ, डिफेंस। महान दीवार उस समय खंडहर थी। मिंग डायनेस्टी ने उसे बाद में फिर से बनवाया। वह मंगोलों के साथ रहता था, जो चाय नहीं पीते थे, वे घोड़े का दूध पीते थे। फिर भी उसने नमक उत्पादन और कोयले जैसी जो बारीकियां बताईं, वे बिना देखे नहीं लिखी जा सकती थीं। सच जो भी हो, मार्को पोलो ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। लेकिन मार्को पोलो के कुछ ही दशकों बाद एक और यात्री निकला। मार्को पोलो तो 24 साल घूमा था, लेकिन यह आदमी 29 साल घूमा। मार्को व्यापारी था, लेकिन यह आदमी जज था। वह था इब्न बतूता, यात्रियों का राजकुमार। इतिहास मार्को पोलो को याद रखता है, लेकिन अगर मार्को पोलो यात्रियों का राजा है तो इब्न बतूता यात्रियों का भगवान है। 1325 में मोरक्को के एक 21 साल के लड़के ने अपना घर छोड़ा। उसका मकसद सिर्फ एक था, हज करना और वापस आ जाना। उसे लगा था कि वह 2 साल में लौट आएगा। वह 29 साल तक वापस नहीं लौटा। जब वह घर से निकला तो वह अकेला था। वह रो रहा था क्योंकि उसे अपने माता पिता को छोड़ना पड़ रहा था। उसने लिखा, मैं उस पक्षी की तरह निकला जिसने अपना घोंसला छोड़ दिया हो। लेकिन जब वह लौटा तो वह दुनिया का सबसे अनुभवी आदमी बन चुका था। दार अल इस्लाम, दुनिया एक घर है। इब्न बतूता इतना लंबा सफर कैसे कर पाया, बिना वीजा, बिना क्रेडिट कार्ड के? जवाब है दार अल इस्लाम। उस समय 14वीं सदी, मोरक्को से लेकर भारत और इंडोनेशिया तक एक ही संस्कृति का राज था, इस्लाम। इब्न बतूता कोई व्यापारी नहीं था, वह एक काजी था। वह पढ़ा लिखा विद्वान था। यह उसकी सुपर पावर थी। वह जिस भी शहर में जाता, काहिरा, बगदाद, दिल्ली, मालदीव, वहां का सुल्तान उसे सिर आंखों पर बैठाता। उसे मुफ्त में रहने को महल मिलता, उसे चलने के लिए घोड़े और ऊंट मिलते, उसे विदाई में सोने के सिक्के मिलते। उसने साबित किया कि ज्ञान, नॉलेज दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, उसका ज्ञान ही उसका पासपोर्ट था। मौत के साथ लुका छिपी, लेकिन यह सफर कोई छुट्टी, वेकेशन नहीं था, यह मौत का खेल था। इब्न बतूता ने अपनी किताब रिहला में जो लिखा है वह किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। बीमारी, मक्का जाते समय वह इतना बीमार हुआ कि उसे अपने ऊंट से खुद को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि वह गिर न जाए। समुद्री तूफान, हिंद महासागर में उसका जहाज डूबते डूबते बचा। लुटेरे, भारत में उसे हिंदू विद्रोहियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसके सारे कपड़े और सामान लूट लिया। वह 7 दिनों तक जंगल में नंगा और भूखा छिपा रहा, जब तक कि उसे बचाया नहीं गया। और उसकी पर्सनल लाइफ, वह जहां भी गया उसने शादी की। उसने कुल मिलाकर 10 से ज्यादा शादियां की और दर्जनों रखैले, कॉन्क्यूबाइंस रखीं। हर शहर में वह शादी करता, कुछ महीने रहता और फिर पत्नी को तलाक देकर या छोड़कर आगे बढ़ जाता। यह उस जमाने का नॉर्मल था, लेकिन आज ये हमें अजीब लगता है। भारत, तुगलक का पागल दरबार। इब्न बतूता की कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है भारत, इंडिया। वह दिल्ली आया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तुगलक को इतिहास पागल बादशाह कहता है।
इब्न बतूता ने लिखा, सुल्तान तुगलक खून बहाने में और दान देने में दोनों में सबसे आगे था। सुल्तान ने बतूता को दिल्ली का चीफ जज बना दिया, लेकिन बतूता हर पल डर में जीता था। उसने देखा कि कैसे सुल्तान ने विद्रोहियों की खाल उधेड़ दी और उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। एक दिन सुल्तान की नजरें बतूता पर भी टेढ़ी हो गईं। बतूता ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और फकीर बन गया ताकि सुल्तान उसे माफ कर दे। आखिरकार सुल्तान ने उसे एक नया मिशन दिया, जाओ चीन के सम्राट के पास मेरा राजदूत बनकर जाओ। बतूता ने राहत की सांस ली। वह भारत से भागना चाहता था। चीन और वापसी, एक अलग दुनिया। लंबा सफर तय करके वह चीन पहुंचा। मार्को पोलो को चीन पसंद आया था, लेकिन इब्न बतूता को चीन पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि चीन दार अल इस्लाम नहीं था। वहां का खाना, सुअर का मांस, वहां का रहन सहन उसे बहुत अजीब लगा। उसने लिखा, चीन सबसे सुरक्षित और अमीर देश है, लेकिन मेरे लिए यह एक पिंजरा था। आखिरकार 1354 में 29 साल बाद वह मोरक्को वापस लौटा। उसके माता पिता मर चुके थे, उसके दोस्त बूढ़े हो चुके थे। सुल्तान ने उसे आदेश दिया, अपनी कहानी लिखवाओ। उसने एक लेखक इब्न जुज़ई को अपनी कहानी सुनाई। किताब का नाम रखा गया, एक तोहफा उन लोगों के लिए जो शहरों के अजूबे और सफर के चमत्कार देखना चाहते हैं। विरासत, एक युग का अंत। इब्न बतूता ने जो दुनिया देखी वह जल्द ही खत्म होने वाली थी। जिस सिल्क रोड पर वह इतनी आसानी से घूमा वह बंद होने वाली थी। क्यों? क्योंकि जिस जहाज या कारवां में इब्न बतूता सफर कर रहा था, शायद उसी कारवां में एक बिन बुलाया मेहमान भी सफर कर रहा था। एक छोटा सा पिस्सू, फ्ले, जो एक चूहे की पीठ पर बैठा था। इब्न बतूता अपनी जान बचाकर लौट आया, लेकिन उसके पीछे पीछे मौत आ रही थी। ऐसी मौत जिसने दुनिया की आबादी को आधा कर दिया। सिल्क रोड पर सबसे खतरनाक यात्री ने कभी कोई टैक्स नहीं दिया। उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। वह ऊंटों की पीठ पर रेशम की गांठों में और मसालों की बोरियों में छिपकर सफर कर रहा था। उसका नाम था येरसिनिया पेस्टिस, यानी प्लेग। मंगोलों ने रास्ता इतना सुरक्षित और तेज बना दिया था, पैक्स मंगोलिका, कि अब बीमारी भी हाई स्पीड से चल सकती थी। चीन से शुरू हुई एक बीमारी ने कुछ ही महीनों में आधी दुनिया साफ कर दी। लेकिन यह यूरोप कैसे पहुंची? एक युद्ध अपराध, वॉर क्राइम के जरिए। 1346 कफा का घेरा, जैविक युद्ध की शुरुआत। ख्याफा, क्राइमिया। यह काला सागर, ब्लैक सी के किनारे एक बंदरगाह शहर था। यहां जेनुआ, इटली के व्यापारी रहते थे। मंगोल सेना, गोल्डन हॉर्ड, ने शहर को घेर रखा था। मंगोल कमांडर जानी बेग शहर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन शहर की दीवारें बहुत ऊंची थीं। अचानक मंगोल कैंप में सैनिक मरने लगे। उन्हें बुखार आता, शरीर पर काली गिलटियां पड़ती और खून की उल्टियां होती। मंगोल सेना खत्म हो रही थी। जानी बेग को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने इतिहास का सबसे शैतानी फैसला लिया। उसने आदेश दिया, मरे हुए सैनिकों की लाशों को गुलेल पर रखो। शहर के अंदर छिपे इटालियन व्यापारियों ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें लगा पत्थर आ रहे हैं, लेकिन आसमान से सड़ती हुई लाशें बरसने लगीं। लाशें शहर की गलियों में गिरी। खून और बैक्टीरिया हवा में फैल गया। यह मानव इतिहास का पहला रिकॉर्डेड जैविक युद्ध, बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। मौत के जहाज, सिसिली का बंदरगाह, कफा के व्यापारी डर गए। वे अपने जहाजों में बैठे और इटली की तरफ भाग निकले। उन्हें लगा वे मौत को पीछे छोड़ आए हैं। उन्हें नहीं पता था कि वे मौत को अपने साथ जहाज के निचले हिस्से में लेकर जा रहे थे, चूहों के रूप में। अक्टूबर 1347, मैसेना, सिसिली 12 जहाज बंदरगाह पर पहुंचे। जब गोदी के मजदूरों, डॉक वर्कर्स, ने रस्सियां बांधी और जहाज पर चढ़े, तो वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। जहाज पर नाविक मरे पड़े थे। जो जिंदा थे उनके शरीर काले पड़ चुके थे। उनसे सड़ने की बदबू आ रही थी। अधिकारियों ने जहाजों को तुरंत बंदरगाह छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
चूहे रस्सियों के सहारे जमीन पर उतर चुके थे। यूरोप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। द ब्लैक डेथ, नर्क का दृश्य। अगले 5 सालों में 1347, 1351 यूरोप एक कब्रिस्तान बन गया। लक्षण भयानक थे। कांख, आर्मपिट्स और जांघों में अंडे के आकार की काली सूजन, बुबोस, अंदरूनी खून बहना जिससे त्वचा काली पड़ जाती थी। इसीलिए इसे ब्लैक डेथ कहा गया। और अंत में दर्दनाक मौत। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। वे अजीबोगरीब मुखौटे, बीक मास्क्स पहनकर घूमते थे जिनमें जड़ी बूटियां भरी होती थीं। स्थिति इतनी खराब थी कि माताएं अपने बीमार बच्चों को छोड़कर भाग गईं। पादरियों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। लाशों को गड्ढों में ऐसे भरा गया जैसे लजानिया की परतें। पोप क्लेमेंट वाई को अपनी जान बचाने के लिए 2 बड़ी आग के बीच बैठना पड़ा ताकि गर्मी से बैक्टीरिया मर जाएं। पागलपन और पाप। जब लोग मर रहे थे तो इंसानियत भी मर गई। लोगों को लगा यह भगवान का कहर है। फ्लैजेलेंट्स, हजारों लोग सड़कों पर खुद को कोड़े मारते हुए जुलूस निकालते थे ताकि भगवान खुश हो जाए। वे एक शहर से दूसरे शहर जाते और अपने साथ बीमारी भी ले जाते। और फिर शुरू हुआ दोषारोपण। अफवाह फैली। यहूदियों, ज्यूज ने कुओं में जहर मिलाया है। पूरे यूरोप में यहूदियों को जिंदा जलाया जाने लगा। स्ट्रासबर्ग में 2-0 यहूदियों को एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके जला दिया गया। प्लेग ने शरीर को मारा, लेकिन डर ने आत्मा को मार दिया। सिल्क रोड का अंत, राख और सन्नाटा। जब धूल जमी तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। यूरोप की 30% से 60% आबादी खत्म हो गई थी। चीन की आबादी 12 करोड़ से घटकर 6 करोड़ रह गई। सिल्क रोड वीरान हो गया। मंगोल साम्राज्य, जो व्यापार पर टिका था, प्लेग के कारण बिखर गया। रास्ते असुरक्षित हो गए। व्यापारियों ने कहा, जमीन का रास्ता अब मौत का रास्ता है। सिल्क रोड का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा, खत्म हो गया। राख के ढेर से एक नई सोच उठी। अगर जमीन बंद है तो हम पानी समुद्र के रास्ते जाएंगे। अब ऊंटों की जगह जहाज लेंगे। अब रेगिस्तान की जगह समुद्र लेगा। और चीन से ज्यादा कीमती चीज अब भारत के पास थी, मसाले, स्पाइसेस। 14वीं सदी के अंत तक जमीन वाली सिल्क रोड मर रही थी। प्लेग ने शहरों को वीरान कर दिया था। मंगोल साम्राज्य बिखर चुका था। हर मोड़ पर लुटेरे थे। लेकिन यूरोप और अरब की भूख कम नहीं हुई थी। उन्हें पूरब का खजाना चाहिए था, तो उन्होंने आसमान की तरफ नहीं, समुद्र की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ऊंट एक बार में 200 किलो सामान ले जा सकता है, लेकिन एक जहाज 200 ऊंटों जितना सामान ले जा सकता है। गणित साफ था, खतरा ज्यादा था। तूफान, समुद्री डाकू, लेकिन मुनाफा, प्रॉफिट उससे भी ज्यादा था। अब सिल्क रोड मिट्टी की नहीं, पानी की बन गई थी। काला सोना, काली मिर्च। इस नए रास्ते का राजा रेशम नहीं था, इसका राजा था मसाला, स्पाइस, खासकर काली मिर्च। आज आपके किचन में यह आम है, लेकिन उस समय यह हीरे से भी कीमती थी। क्यों? स्वाद। यूरोप का खाना उबाऊ था, नमकीन, मांस और दलिया। मसालों ने उसे शाही बना दिया। दवा, लोग मानते थे कि यह प्लेग से बचाती है। करेंसी, मकान का किराया और सैनिकों की सैलरी काली मिर्च में दी जाती थी। रोम पर जब एलारिक द गॉथ ने हमला किया था तो उसने रोम को बख्शने के बदले सोना, चांदी और 3000 पाउंड काली मिर्च मांगी थी। इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। और यह सोना सिर्फ एक जगह उगता था, भारत। हवाओं का विज्ञान, मॉनसून कोड। लेकिन समुद्र पार करना आसान नहीं था। इंजन नहीं थे, जहाज हवा के भरोसे चलते थे। अरब और भारतीय नाविकों के पास एक सीक्रेट कोड था, मॉनसून। मॉनसून यूरोपियंस को यह नहीं पता था। ग्रीक नाविक हिप्पलस ने सबसे पहले पश्चिम के लिए इस राज को समझा। अगर आपने यह पूरी सीरीज यहां तक देखी है तो मान लीजिए यू आर अ ट्रू हिस्ट्री लवर, क्योंकि इतिहास के इतने काले और गहरे सच को समझने के लिए बहुत हिम्मत और धैर्य, पेशेंस चाहिए। अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में लिखिए
हिस्ट्री लवर, ताकि हमें पता चले कि आप अंत तक हमारे साथ थे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये सबक दुनिया याद रखे। और अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अगली कहानी भारत की है।